नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, कर्मचारियों को मिल सकती है डीए, दीपावली बोनस की सौगात भी मिल सकती है। सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में मिलेगी बैठक। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बेंगशाल कोर्ट में पेश किया। बीएसएफ और असम पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान के दौरान एक ट्रक से 40 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन जब्त की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से पैरोल बाहर आ जाएगा। डेरा मुखी के परिवार ने हरियाणा सरकार को वापस पैरोल देने की अर्जी की। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाओं को भी देखने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक के भारत की संस्कृति व आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखकर चकित है। हमारे महान ऋषि मुनिया पूर्वजों ने बिना तकनीक के ऐसे विराट मंदिर कैसे बनाए हैं। अब नया भारत अपने इन्हीं मंदिरों को, उसी आध्यात्मिक गौरव को पुनः सहेज रहा है। उन्होंने कहा कि महाकाल का बुलावा आया है तो यह बेटा बिना आए कैसे रह सकता है। इससे पूर्व उन्होंने महाकाल की मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग पूजन अर्चन किया, वह मौन साधना कर ध्यान लगाया। बता दें कि हिमाचल की गोद में विराजित केदारनाथ मां गंगा की गोद में विराजित केदारनाथ मां गंगा की गोद में किनारे स्थित काशी विश्वनाथ के बाद अब मोक्षदायिनी शिप्रान नगरी उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल के नवनिर्मित लोक को देखकर सनातन धर्म का वैभव और बढ़ गया। पीएम मोदी ने कहा कि शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ नहीं रहा, सब कुछ अलौकिक हो गया, असाधारण है, अविस्मरणीय और अविश्वसनीय है। जय महाकाल उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मा, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। उज्जैन के क्षण क्षण में और पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का ज्ञान और गरिमा का और साहित्य का नेतृत्व किया है। ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा, बल्कि भारतीय आत्मा भी केंद्र रहा है। जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब ये माना जाता है कि उज्जैन भारत में केंद्र में है। हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से ही ऐसे भव्य स्वरूप का निर्माण होता है और महाकाल का जब आशीर्वाद मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई चल रही है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए तारीख दी है। दरअसल हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मामले में कोर्ट आज ही फैसला सुना सकता है।
वहीं कार्बन डेटिंग पर आज मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसके अलावा वाराणसी की दूसरी कोर्ट में दूसरी सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग में अधिकार से संबंधित है। वहीं दूसरे केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में होगी। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के मामले में 16 मई को सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर 4 वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच की मांग की है। इसके साथ ही उसके इर्द गिर्द की कार्बन डेटिंग की मांग की है। इस पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने समय मांगा था। इसके साथ ही कनमाइल लाइब्रेरी के तोड़फोड़ के दौरान मिले गणेश एवं लक्ष्मी की मूर्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने का आवेदन पर भी सुनवाई की जाएगी। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में आज किरण सिंह और से दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। वादिनी और से कोर्ट में दाखिल अर्जी में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग में पूजा पाठ राजभोग आरती करने की मांग की गई है। बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, डी और दीपावली बोनस की सौगात मिल सकती है। बैठक राज्य सचिवालय में होगी। राज्य कमिश्नरों को 4% महंगाई भत्ते का प्रस्ताव वित्त विभाग ने कैबिनेट में लाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा दिवाली बोनस का भी प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा स्वामित्व योजनाओं में महिलाओं को सह स्वामी बनने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों के बदले अस्थायी शिक्षकों को तैनाती का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। महिलाएं सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ लड़कियों के साथ लड़कों को देने का प्रस्ताव कैबिनेट समक्ष लाने के लिए शासन को भेज दिया है। इसके अलावा विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेवा नियमावली में संशोधन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नंदगौरा देवी योजना का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय सूत्रों इन दोनों प्रस्ताव के भी कैबिनेट में लाए जाने के संकेत दिए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ सकते हैं। उनके 23 अक्टूबर को आने की संभावना है। इस दौरान पीएम मोदी के बद्रीनाथ आने की भी संभावना है। हालांकि पीएमओ से इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम से खास लगाव रहा है। वह कई बार केदार धाम आ चुके हैं। यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। पिछले दिनों ड्रोन के माध्यम से उन्होंने पीएमओ में निर्माण कार्य की समीक्षा की थी। सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर को पीएम मोदी केदार धाम कार्यक्रम के दौरान निर्माण कार्यों का जायजा भी करेंगे। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी के बद्रीनाथ जाने की भी चर्चा है। बद्रीनाथ में भी पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जो मास्टर प्लान बना है उसका जायजा पीएम ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले बद्रीनाथ धाम के दौरे पर पहुंच सकते हैं। इसको लेकर चमोली जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हालांकि प्रशासन के पास अभी भी प्रधानमंत्री के दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन गोपेश्वर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक अधिकारियों की दौड़ से प्रशासन में पीएम के दौरे को लेकर हलचल है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य को जांचने के लिए धाम में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बैंकशाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने मानिक को चप्पलें दिखाई। कार्यकर्ता इस दौरान चोर शोर के नारे लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थिव अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था। ईडी ने 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम को अर्पिता के फ्लैट से करीब 49 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड मिला था।
ईडी का कहना है कि यह स्कैम करीब 100 करोड़ रुपए का है। सीबीआई की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद 22 जुलाई को ईडी ने पार्थ एवं अर्पिता के साथ भट्टाचार्य के घर पर भी रेड मारी थी। साल 2014 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा में 259 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी देने का आरोप है। गलत प्रश्न का दावा कर इन सभी की उत्तर पुस्तिका में एक एक नंबर बढ़ा दिया गया है। इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जून 2022 में। इस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच करने का आदेश दिया था और मानिक भट्टाचार्य को उनके पद से हटा दिया था। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार भाजपा का डंका बजा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर और ब्लॉक प्रमुख के 6 में से 5 पदों पर भाजपा प्रत्याशियों को किसी प्रत्याशी ने चुनौती नहीं दी। इसके साथ ही इन सभी पदों पर भाजपा का परचम लहराना तय हो गया है। पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मेहनत और संगठन के चुनाव प्रबंधन में जुटे कार्यकर्ताओं की सक्रियता का परिणाम बताया है। सियासी जानकारों के मुताबिक भाजपा के हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जीत के खास मायने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही पार्टी ने पंचायत चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों में जीत भाजपा के लिए सपने की तरह थी। राज्य बनने के बाद हुए पिछले सभी चुनाव में वह पीछे रही। संगठन की कमान हाथों में आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट की यह पहली चुनावी परीक्षा थी। शपाथ उपचुनाव में ऐतिहासिक बढ़त से जीत दर्ज करने वाले सीएम पुष्कर धामी के लिए भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खास मायने थे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका हरिद्वार जिले में ही लगा था, जहां वह 11 में से 8 सीटों में हार गई थी। हार का हिसाब बराबर करने के लिए पंचायत चुनाव उसके पास एक अवसर था, जिसे वह भुनाने में कामयाब रही। चुनाव के ऐलान से पहले ही सीएम धामी ने सदी रणनीति के तहत हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में दौरे किए और पार्टी ने मंडल और बूथों में अपने कार्यकर्ताओं को झोंक दिया। उसकी रणनीति से आगे कांग्रेस आसपास भी नहीं दिखी। हरिद्वार के लिए सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इन चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। माहौल बनाने के बाद भाजपा में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराने के लिए समर्थन जुटाने तक की पार्टी ने कदम कदम पर अपना दम दिखाने की कोशिश की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का मानना है कि चुनाव ने नतीजे ने 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिख दी। बीएसएफ और असम पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान के दौरान एक ट्रक से 40 करोड़ रुपए की अधिक की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाशी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मिजोरम से करीमगंज होते हुए त्रिपुरा जा रहे एक ट्रक में करोड़ों रुपए की हेरोइन ले जा रही है। सूचना के आधार पर बीएसएफ और करीमगंज पुलिस के जवानों ने मंगलवार तड़के न्यू करीमगंज रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रक से हेरोइन जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि ट्रक में चालक के केबिन में 764 साबुन की थैलियों में भरकर हेरोइन छिपा कर रखी गई थी। पकड़ी गई हेरोइन का वजन करीब 9.7 किलोग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 40.4 करोड़ रुपए है। अधिकारी ने कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि पिछले 1 साल में 655 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद से राज्य भर में प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 साल के दौरान 95.65 किलो हेरोइन, 32,293 किलो गांजा, 187 किलोग्राम अफीम, 2,68,104 कप सिरप की बोतलें, 41,842 कैप्सूल एवं 213.94 किलो भाग सहित अन्य नशीले पदार्थों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इन ड्रग का बाजार मूल्य करीब 655.40 करोड़ रुपए है।
शर्मा ने बताया कि पिछले 1 साल 1 अगस्त से इस साल 31 अगस्त के बीच कुल 4,751 लोगों को नशीले ड्रग्स के व्यापार में शामिल होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। एक बार फिर हिंदी को लेकर तमिलनाडु का विरोध फिर सामने आया है। सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को एक और भाषा युद्ध की शुरुआत करनी चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस को बताया छतम समाजवादी पूंजीपतियों को कोसने वाले को मिलते हैं गले। भाजपा के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने बताया। पीएम मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। जापान में पर्यटकों का आगमन शुरू, 2.5 सालों तक लागू रहा कोविड-19 का प्रोटोकॉल। जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कोरोना प्रोटोकॉल समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2020 में साधुओं की पीट कर हुई हत्या की जांच शिंदे सरकार सीबीआई को सौंपने को तैयार है। राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर कर अपनी यह मंशा जताई। शिंदे सरकार ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा कि इस मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस हत्याकांड की पूरे देश में निंदा हुई थी। उस वक्त महाराष्ट्र समेत कोरोना लॉकडाउन था। तब राज्य में उद्धव ठाकरे नीति महाविकास अघाड़ी सरकार थी। 16 अप्रैल 2020 की रात 10 बजे करीब सुशील गिरी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी महाराज और नीलेश तेलकड़े नामक ड्राइवर के साथ देशव्यापी कोरोना लॉकडाउन के बीच एक कार में सवार होकर मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और इस बीच घड़चिन जायल गांव में भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला किया और बेहद ही बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी थी। ग्रामीणों की भीड़ ने इन साधुओं की कार को रोका और उन्हें चोर समझकर पीट कर मार डाला। मामले की जांच शुरुआत में पालघर पुलिस ने जांच की थी और बाद में इसे राज्य सीआईडी अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था। महाराष्ट्र की सरकार की जांच पर संदेह जताते हुए साधुओं के रिश्तेदार और चुनाव अखाड़ा के साधुओं ने सीबीआई और एनआईए की जांच पर गुहार लगाई थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने एवं सहमति पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से पैरोल पर आ जाएंगे। डेरा मुखी के परिवार ने हरियाणा की सरकार को बाबा पैरोल देने की अर्जी दी है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने मामले में कमिश्नर में रिपोर्ट मांगी है। पैरोल में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इस वक्त डेरा मुखी राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। वह साध्वी यौन शोषण, पत्रकार छत्रपति और रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा काट रहा है। वहीं इस बार पैरोल पर आने के बाद डेरा प्रमुख सेसा या राजस्थान के डेरे में रुकेगा। इसके लिए डेरा मैनेजमेंट तैयारियां कर रही है। बता दें कि साल 2021 में 3 बार और साल 2022 में 2 बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। फरवरी 2022 में डेरा मुखी ने 21 दिन की पैरोल ली थी। इसके बाद जून में 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। अब बाबा दिसंबर से पहले लगभग 40 दिन की पैरोल पर ले सकते हैं। नियम अनुसार डेरा मुखी को 1 साल में करीब 90 दिन की जेल से छुट्टी मिल सकती है। इसमें 21 दिन की पैरोल और 70 दिन की पैरोल शामिल है। जेल से लिखे अपने पत्र में डेरा मुखी अनुयायियों को संदेश दे चुका है कि उनकी मुराद जल्द ही पूरी होने वाली है।
नेता के प्रतिष्ठान और नाम चर्चाओं में भी संदेह दिया जा रहा है कि गुरुजी जल्द बाहर आएंगे। हरियाणा में आदमपुर चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव के लिए भी घोषणा की हो चुकी है और पंचायत चुनाव में जिलों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। राम रहीम बाहर आने के बाद इससे जोड़कर देखा जा रहा है। राम रहीम की पैरोल के दौरान डेरे की पॉलिटिकल विंग समर्थन की रणनीति बनाएंगे, जिसके बारे में आगे श्रद्धालुओं को सूचित किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। संजय गुट को चुनाव चिन्ह रूपे 2 तलवार और ढाल आवंटित किया गया है। उन्होंने बीते दिन यानी कि सोमवार को बाला साहेब जी शिवसेना नाम दिया गया था। इससे पहले नाम और सिंबल के इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल ही में होने वाले उपचुनाव की बाबत उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और पार्टी सिंबल दे दिया था। उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह के लिए मंजूरी मिली थी। इस गुट का नाम अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा। उद्धव गुट को त्रिशूल का चिन्ह इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका धार्मिक संकेत है। उगता सूरज इसलिए नहीं मिला क्योंकि यह धर्मों के पास है। मशाल चुनाव चिन्ह 2004 में समता पार्टी के पास था। इसके बाद से यह किसी को आवंटित नहीं था, इसलिए यह चिन्ह उद्धव गुट को दिया गया। एक बार फिर से हिंदी को लेकर तमिलनाडु का विरोध फिर से सामने आया है। सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि हिंदी को अनिवार्य बनाने का प्रयास छोड़ दिया जाए और देश की अखंडता को कायम रखा जाए। स्टालिन ने यह बातें राज्यसभा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सौंपी गई एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में कही। स्टालिन ने कहा कि ऐसा होने से देश की बुरी गैर हिंदी भाषा आबादी अपने ही देश में दोयम दर्जे की रह जाएगी। उन्होंने कहा, हिंदी को थोपना भारत की अखंडता के खिलाफ है। हमें सभी भाषाओं को केंद्र की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, अंग्रेजी को हटाकर केंद्र की परीक्षाओं में हिंदी को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव क्यों रखा गया? ये संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। ऐसा करके दूसरी भाषाओं के साथ भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा है। 1965 से ही डीएमके हिंदी को थोपने के खिलाफ संघर्ष कर रही है। हिंदी की तुलना में दूसरी भाषा बोलने वाले लोग में देश में ज्यादा है। भाजपा सरकार अतीत में हुए हिंदी विरोध आंदोलन से सबक ले। संसदीय समिति ने अपने रिमोट में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में अंग्रेजी की जगह हिंदी को माध्यम बनाने की सिफारिश की है। स्टालिन ने कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में तमिल समेत 22 भाषा हैं, इनके समान अधिकार हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सतलुज यमुना लिंक SYL नहर मामले में कहा कि 14 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ होने वाली मीटिंग में पंजाब सरकार अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हरियाणा के सीएम के साथ मीटिंग होने की बात कही। मान ने कहा कि मीटिंग में पंजाब के हित व अधिकारियों की सुरक्षा पर पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए वह मीटिंग में तैयारी के साथ रहेंगे। भगवंत मान ने कहा कि पिछले सरकारों के नेता ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग से बचते रहे, मगर वह राज्य के हितों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ मीटिंग में जाएंगे। हालांकि उन्होंने इस सप्ताह के आखिर में होने वाली मीटिंग के नतीजों के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने को जल्दबाजी बताया। सीएम भगवंत मान ने राज्य सरकार और पंजाब के गवर्नर के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महंगाई, बेरोजगारी, माफिया और अन्य बुराइयों के खिलाफ है, लेकिन गवर्नर के साथ अच्छे संबंध है। मान ने कहा कि राज्य सरकार वाइस चांसलर की नियुक्ति लिए 3 नाम का पैनल गवर्नर के पास भेजेंगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम पर गवर्नर द्वारा सहमति देने की आम परंपरा रही है। मोदी सरकार कर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भाजपा के छठम समाजवादी बताया गया है।
भाजपा के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल के अनुसार सार्वजनिक रूप से पूंजीपतियों को कोसने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद से पीछे उन्हीं पूंजीपतियों से गले मिलते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था को एकमात्र उम्मीद की किरण बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही यह संभव हो सका है। ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर अदानी अंबानी समेत चंद पूंजीपतियों के लिए काम करने आरोप लगाते रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ अदानी ग्रुप के 60,000 करोड़ रुपए निवेश का समझौता किया। उन्होंने पूंजीपतियों को लेकर कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को छद्म समाजवादी बताया। उनके अनुसार यही स्थिति आम आदमी पार्टी की भी है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आंदोलन के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन खुद उनकी सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। पूंजीपतियों को सार्वजनिक रूप से कोसने वाले केजरीवाल अपनी सरकार की भ्रष्ट नीतियों से सराहनीय पूंजीपतियों को लाभान्वित कर रहे हैं। गोपाल अग्रवाल ने कहा कि इसके उलट मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में अर्थव्यवस्था के सभी आयामों को मजबूत करने का काम किया है। इसके तहत बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत स्थिति में है। जीएसटी का संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। 13 क्षेत्रों में पीएमआई के सहारे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर अब एक बड़ा आरोप लगाया गया है। इस अभियान में बच्चों को शामिल करने की बात कही गई है। साथ ही इस बारे में चुनाव आयोग को सूचित किया गया है और कार्रवाई की भी मांग की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा बच्चों को शामिल कर रही है, क्योंकि इस पर बुजुर्गों का विश्वास कम हो गया है। साल 2021 में गठित जवाहरलाल बाल मंच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 7 से 17 साल तक के बच्चों को शामिल करने के लिए काम कर रही है। एक न्यूज एजेंसी के कानूनों ने बताया कि कांग्रेस का जवाहर बाल मंच बच्चे जोड़ो कैंपेन चला रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुनियोजित तरीके से बच्चों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस बच्चों का इस्तेमाल कर कानून का उल्लंघन कर रही है। इस पर कार्रवाई के लिए हमने चुनाव आयोग को लिख दिया है। कानूनगों ने कहा कि बुजुर्ग कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए पार्टी बच्चों का इस्तेमाल राहुल गांधी के दौरे में भीड़ बनाए रखने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अपने झूठ को देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल मंच के काम पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस पर पीपुल्स रिजर्वेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबरों को रफ्तार से। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है।
थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखकर चकित है कि हमारे महान ऋषि मुनियों पूर्वजों ने बिना तकनीक के ऐसे विराट मंदिर कैसे बनाए। अब नया भारत अपने हिंदी मंदिरों से आध्यात्मिक गौरव को पुनः सहेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल का बुलावा आया तो यह बेटा बिना आए कैसे रह सकता है। इससे पूर्व उन्होंने महाकाल मंदिर में गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्चन किया व मौन साधना कर ध्यान लगाया। बता दें हिमालय की गोद में विराजित केदारनाथ मां गंगा के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ के बाद अब मोक्षदायिनी शिप्रा नगरी के उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल के नवनिर्मित लोक को देखकर सनातन धर्म का वैभव और बढ़ गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धतोरी भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल धतोरी और उनके साथियों को भाजपा में शामिल कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वोट की ताकत और कांग्रेस के आपातकाल का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक करें, हमारे लिए देश पहले है, व्यक्ति बाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा के 2014 में सरकार बनी तब यह ध्यान में आया कि देश की आजादी के मायने क्या है, संस्कार क्या है और लोगों की दिशा क्या होनी चाहिए। हमने इस बात पर विचार किया कि बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कैसे होना चाहिए। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन समस्याओं का चुटकियों में समाधान कर दिया। मोदी ने धारा 370 को समाप्त किया, राम जन्मभूमि विवाद का हल ऐसा निकाल दिया कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि महिलाओं को उनके अधिकार कैसे दिए जाते हैं। भाजपा सरकार सबसे पहले गरीब वंचितों की चिंता करती है। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव को भाजपा और भाजपा मिलकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि यह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर दिल्ली में हुई भाजपा की बैठक में भी इसी तरह का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों दलों में किसी तरह के मतभेद को अटकलों के सिरे से खारिज कर दिया है। हरियाणा निवास में सोमवार को हाई पावर परचेज कमेटी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पोस्टरों में भाजपा नेताओं को जगह नहीं मिलने की कोई खास वजह नहीं है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर यह पोस्टर बनवा दिए होंगे। पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार को लेकर व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बेरुखी के बावजूद जननायक जनता पार्टी भी अभी गठबंधन को तोड़ने के मूड में नहीं है। आदमपुर उपचुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई के ताजा बयान को आधार बनाकर पार्टी में शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा की। इसके बाद मंगलवार पार्टी के जिलाध्यक्षों को सलाह के लिए आमंत्रित किया गया। चुनाव आयोग से गदा सिंबल नहीं मिलने के बाद शिंदे गुट ने मंगलवार को 3 नए चिन्ह की लिस्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक सूर्य, पीपल का पेड़ और ढाल और तलवार शामिल है। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिया है। इस नाम से पार्टी मुंबई के अंधेरे ईस्ट में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम और मशाल निशान दिया था।
8 अक्टूबर को आयोग ने दोनों गुटों के बीच लड़ाई को देखते हुए तीर कमान का सिंबल फ्रीज कर दिया है। आयोग ने फैसले में कहा कि शिवसेना के मूल नाम पर फैसला आने तक कोई भी गुट पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए थे। निशान में त्रिशूल, उक्ता सूरज और मशाल शामिल थे। वही पार्टी के नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना बालासाहेब प्रबोधन कर ठाकरे, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दिए गए थे। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद से खाली है। इसके लिए सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव 3 नवंबर को होंगे। 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 17 अक्टूबर तक नाम वापस मिल जा सकेंगे। 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। उद्धव ठाकरे गुट उपचुनाव लड़ रहा है। संजय गुट के सहयोगी भाजपा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की अनबन बरकरार है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं और चुनाव भी साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ जजपा इस पर आज दिल्ली में मंथन कर रही है। जजपा नेता आदमपुर चुनाव में भाजपा के पोस्टर पर उनके नेताओं के फोटो न होने से नाराज चल रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने चुनावी पोस्टरों में जेजेपी नेताओं के फोटो नहीं होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अभी आदमपुर में लोकल नेता अपने स्तर पर पोस्टर जारी कर रहे हैं। जब चुनाव पर अपने चरम पर आएगा तब सरकार में गठबंधन के साथ ही साथ में खड़े नजर आएंगे। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में कुछ सही चल रहा है। बीजेपी के गठबंधन को लेकर रवैये पर जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला खुलकर सामने आए। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में जजपा नेताओं के फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसको लेकर जजपा ने दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी। हालांकि वह इस पर कोई फैसला नहीं ले सके। मंथन हो रहा है। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के बीच हरियाणा बीजेपी ने 2024 विधानसभा चुनाव पर फोकस शुरू कर दिया। पार्टी के सोशल मीडिया विंग ने इसके लिए पोस्टर जारी किया है। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर को चेहरा बनाया गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई होंगे। सीजेआई यूयू ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की। सीजेआई ललित 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को सीजेआई के रूप में शपथ ली। सीजेआई ललित ने मंगलवार सुबह एससी के जजों की उपस्थिति में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने पत्र की कॉपी सौंपी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल तक रहा। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद उसी पद पर बैठेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ पिता के 2 बड़े फैसलों को ऐसे में पलट भी चुका है और विवाद के फैसलों के लिए चर्चित है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक यानी 2 साल का होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बतौर जज काम कर चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में लेक्चर दे चुके हैं। बतौर जज नियुक्त होने से पहले वह देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। सबरीमाला, भीमा कोरेगांव, आधार और अयोध्या केस में जज रह चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने मंगलवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू व कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने राजौरी, पूंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगांव, शोपियां और बांदीपुरा जिलों में कई ठिकानों में तलाशी ली। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अल-हुदा एजुकेशन ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधि और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अफसरों ने ट्रस्ट के सदस्यों के घर की तलाशी ली। एनआईए ने राजौरी के अल-हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया था। यह ट्रस्ट अलगाववादी संगठन जमाते इस्लामी के फ्रंटल यूनिट के तौर पर काम करता है। जमाते इस्लामी को 2019 में यूएपीए के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। एनआईए की कई टीमों ने इनपुट के आधार पर ये छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए के बांदीपुरा के प्रसिद्ध धार्मिक उपदेशकों दारुल उलूम रहमिया
मौलाना रहमतुल्लाह कासमी और NIT श्रीनगर के प्रोफेसर समम अल अहमद लोन के घर पर छापेमारी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट को अरब देशों से हवाला से जरिए पैसा आ रहा है। सीतापुर में जिला प्रशासन के अफसरों की संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि जिले के DM और SP का काफिला जहांगीराबाद चौराहे से निकल रहा है। इस दौरान सामने आया है कि रिक्शा आता है, लेकिन काफिले को देखकर बचने की कोशिश में पड़ जाता है। इससे रिक्शा में बैठी हुई कई सवारियां नीचे दब जाती है। यह सब कुछ अपनी गाड़ी में बैठे DM और SP देखते हैं। बावजूद इसके किसी अधिकारी ने रुकने की जरूरत नहीं समझी। लगातार हो रही बारिश से जहांगीराबाद इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों में इकट्ठे होने की वजह से जल भराव हो गया है। सोमवार को DM मनोज सिंह और SP खुले सुशील चंद्र भान अपने काफिले के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले थे। DM और SP दौरा कर लौट आए थे। सड़क से गुजर रहे अफसरों के काफिले को 2 शकत देने के लिए चालक ने ई-रिक्शा बाईं तरफ में लिया, लेकिन गड्ढे के कारण ई-रिक्शा पलट गया। वीडियो सामने आने के बाद DM ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी गाड़ी निकलने के बाद यह हादसा हुआ है। अगर उन्हें जानकारी मिलती तो वह जरूर रुकते। वीडियो में दिख रहा है कि जब रिक्शा पलटता है तो वह काफिले की गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन किसी भी अफसर ने गाड़ी को रोककर मदद की कोशिश नहीं की। वहीं आसपास में मौजूद लोगों ने तुरंत ही रिक्शा के नीचे आए लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्होंने दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उन पर विजयादशमी के दिन दिल्ली में बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने का आरोप लगा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इसका वीडियो शेयर करके मंत्री की बर्खास्त करने की मांग की थी। रविवार को ही गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। गौतम ने सोमवार को कोई भी नोटिस मिलने से इनकार कर दिया था। उन्हें पुलिस ने समन सौंपा। गौतम ने सोमवार को कहा था कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। पुलिस मुझसे पूछताछ करने आई, मैंने मांगी गई जानकारी थी। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के दलित नेता है। वह दिल्ली की सीमापुरी सीट से विधायक है। केजरीवाल सरकार में उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं जनजाति रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। वे मेरे नाम पर केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। अपने नेता पर मैं आज नहीं आने दूंगा। यह दीक्षा कार्यक्रम जय भीम मिशन ने किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने मंगलवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने राजौरी, पूंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां एवं बांदीपुरा जिलों में कई ठिकानों पर तलाशी ली। NIA ने जम्मू कश्मीर के अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में पुलिस और CRPF के साथ मिलकर NIA के अफसरों ने ट्रस्ट के सदस्यों के घरों की तलाशी की ली। NIA ने राजौरी के अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया था। यह ट्रस्ट अलगाववादी संगठन जमाते इस्लामी के फ्रंटल यूनिट के तौर पर काम करता है। जमाते इस्लामी 2019 में UFPA तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। NIA की कई टीमों ने इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA ने बांदीपुरा के प्रसिद्ध धार्मिक उपदेशकों दारुल उलूम रहमिया मौलाना रहमतुल्लाह कासमी और NIT श्रीनगर के प्रोफेसर समम अहमद लोन के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था कि अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट को अरब देशों से हवाला के लिए जरिए पैसा आ रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने खुद को उनकी बताई राह पर चलकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात की। अमित शाह के बिहार दौरे पर मीडिया के सवाल कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार आज पटना के बापू सभागार में खुद जीवित कहानी सुनाएंगे।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जेपी के सिद्धांतों को मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि वे आज नागालैंड जा रहे हैं, वहाँ जेपी 3 साल तक रहेंगे, वहाँ के लोगों ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दिया झटका, कुलपति की नियुक्ति हुई खारिज। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति खारिज, सोनाली चक्रवर्ती को छोड़ना होगा कुलपति का पद। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बेहद संकीर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्रीमिया में ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन का पारा 7वें आसमान पर। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, प्रदेश के सियासत ने भी करवट बदल लिया। मोकामा विधानसभा सीट चर्चा का विषय, अनंत सिंह की पत्नी और नीलम देवी को टिकट। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने फिर से प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से कर दिया इनकार। पीएम मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की थीम गांव को सक्षम बनाने का है। उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जिसे बीते कुछ सालों में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के रूप में देखा जाता है। मोदी ने कहा कि हम अंत्योदय के विजन पर काम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है मिशन मोड में अंतरिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना। मोदी ने आगे कहा कि भारत की विकास यात्रा के 2 स्तंभ तकनीक और प्रतिभा महत्वपूर्ण है। तकनीक परिवर्तन लाती है। मोदी ने कहा पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण है कि डिजिटलीकरण से लोगों को क्या लाभ होता है। हम गांव में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कार्ड मिल रहा है। मोदी ने कहा कि यह तकनीक थी जिससे जरिए हमने कोरोना काल में गरीबों की मदद की। हमारी तकनीक आधारित जैम ट्रिनिटी ने 80 करोड़ लोगों को बिना किसी बाधा के कल्याणकारी लाभ पहुंचाया। कोरोना ने हमें सिखाया कि सभी को साथ लेकर चलने के लिए दुनिया को एकजुट करना होगा। विकासशील दुनिया में अरबों लोगों को दवाई, चिकित्सा उपकरण, टीके और बहुत कुछ की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि तकनीकी के जरिए ही दुनिया में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश अपने खाते में नई नई उपलब्धियों को जोड़ने में जुटा है। इस समय G20 की अध्यक्षता भी भारत के लिए बड़ा मौका है। इसकी कमान 1 दिसंबर से भारत के हाथों में होगी। ऐसे में भारत अपने उन सभी मुद्दों को इन बैठकों में चर्चा के लिए दुनिया के सामने रखना चाहता है, जो उसे विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए जरूरी है। इनमें एक बड़ा विषय शिक्षा भी है, जिसे भारत G20 की बैठक में प्रमुखता से रखने की तैयारियों में जुटा है। फिलहाल वह शिक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को दुनिया के सामने रखेगा और उनकी राय भी लेगा। शिक्षा मंत्रालय ने अब तक G20 को लेकर जो तैयारियां की है, उसके तहत उसका फोकस शिक्षा से जुड़े 4 क्षेत्रों को लेकर होगा। इनमें पहला बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा तकनीक की मदद से शिक्षा पहुंच को बढ़ावा, और तीसरा भविष्य की जरूरत और कौशल विकास, और चौथा शोध को बढ़ावा देना और साझेदारी है। शिक्षा मंत्रालय इन विषयों को लेकर इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे पहले भी इस दिशा में सरकार ने काफी गंभीर प्रयास किए हैं। ये जमीनी स्तर पर दिखने भी शुरू हो गए हैं। G20 की अध्यक्षता मिलने को लेकर भारत इसलिए उत्साहित है क्योंकि इसमें 20 ऐसे देश शामिल हैं जो दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी करीब 90% है। जापान ने देश में कोरोना प्रतिबंध समाप्त कर एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत शुरू कर दिया। करीब 2.5 सालों तक जापान देश में कोरोना प्रतिबंध लागू किए हुए थे, जिसके बाद अब इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश में पर्यटकों को वापसी के जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
जापान में इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन से यात्रिकों का आगमन शुरू हो गया है। जापान ने अपनी सीमाओं को महामारी में शुरुआती दौर में ही बंद कर दिया था। यहाँ तक जापान ने देश से विदेशियों की वापसी पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि अब इन प्रतिबंधों को सावधानीपूर्वक समाप्त करना शुरू कर दिया गया है। जापान ने जून के महीने में पर्यटकों को गाइड के साथ समूह में आने की अनुमति देना शुरू किया था, जिसके बाद अब मंगलवार से 68 देशों के यात्रिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश फिर से शुरू कर दिया गया है। जापान ने भी पर्यटकों के आगमन की संख्या सीमा को भी समाप्त कर दिया है। साथ ही पैकेज टूर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि पर्यटकों को अभी भी टीकाकरण का प्रमाण या प्रस्थान से 3 दिन पहले लिया गया एक नकारात्मक कोरोना वायरस परीक्षण प्रस्तुत करना होगा। साल 2019 में रिकॉर्ड 31.9 मिलियन विदेशी आगंतुक जापान आए थे, जिसके बाद साल 2020 में जापान टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी करने वाला था, जिसके चलते करीब 40 मिलियन पर्यटकों को देश में आने का अनुमान लगाया गया। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के बीच चीन की सियासत एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। चीन में 16 से 18 अक्टूबर को 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। इसमें राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। इस बैठक को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में शी जिनपिंग एक बार फिर से अपने कार्यकाल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के यह आसान नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी जीरो कोविड नीति को लेकर आलोचक को निशाने पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की शून्य कोविड नीति के तहत लगाए जाने वाले लॉकडाउन के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा है। ये कंपनियां चीन छोड़ने पर विवश हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फाइनेंशियल पोस्ट ने कहा कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने परिचालन को चीन से बाहर अन्य बाजारों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारी सरकार की नीतियों के आलोचकों की आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। द हांगकांग पोस्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से सिंधुआ यूनिवर्सिटी के क्रिमिनल लॉ प्रोफेसर लाओ डोंगयान के पोस्ट हटा दिए गए हैं। एक चीनी टिप्पणीकार सीमानान को अगस्त से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से प्रतिबंधित किया जा चुका है। यही नहीं, प्रशासनिक आक्रामकता के चलते अमेजन, याहू और माइक्रोसॉफ्ट के चीन में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है। यह सुनवाई लाइव होगी। इससे पहले 28 सितंबर को 5 जज की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। तब बेंच के यह कहकर कार्रवाई को टाल दिया था कि कोर्ट के पास भी और भी कई महत्वपूर्ण और अधिकारों से जुड़े मामले हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कोर्ट पहले इस बात की जांच करेगी कि क्या नोटबंदी को चुनौती अकादमिक बन गई है। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 54 और याचिकाएं दाखिल की गई। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही है। अब सब पर एक साथ सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में होगी। यह मामले में 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि नोटबंदी की योजना के पीछे सरकार की जो मंशा है वो तारीफ लायक है। हम आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें लोगों को हो रही असुविधाओं की भी चिंता है। उन्होंने सरकार के इस मसले पर हलफनामा दायर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियों के होने वाली दलील दी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। तब कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने तब नोटबंदी के मामले पर अलग अलग हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई से रोक लगा दी थी।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान जारी किया है। इसमें भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुसार को एक बार फिर से घटा दिया गया है। IMF ने मौजूदा अनुमान में 0.60% की कटौती करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए देश की GDP ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि राहत की बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान में बदलाव न करते हुए इसे 6.1% ही रखा गया। इससे पहले IMF ने जुलाई में फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2014 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान में 0.80% की कटौती की थी। IMF ने 2023 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ का अनुमान भी घटाया है। एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमी की कम ग्रोथ के लिए रूस यूक्रेन जंग, आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी का असर, बढ़ती ब्याज दरों का इसकी वजह बताया है। IMF के मुताबिक अगले साल रहने वाली इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2.7% है। इसकी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले जुलाई में इसके 2.9% रहने का अनुमान जताया था। वहीं इस साल के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 3.2% ही रहने का अनुमान जताया है। बीते फाइनेंशियल ईयर में ग्लोबल ग्रोथ रेट 6% थी। भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर IMF की ओर से जारी किए गए अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अनुमानों से कम है। RBI ने इसी साल सितंबर में देश की GDP ग्रोथ के अनुमान जताए थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 0.20% घटकर देश के GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान जताया गया था। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता विश्वविद्यालय की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनः नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुलपति डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी का याचिका भी खारिज कर दी है। इसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने पुनः नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी का कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का पद छोड़ना होगा। सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बनर्जी की पत्नी है। अलापन बनर्जी इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार है। कोलकाता हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के गहरे मायने हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार 2019 में कानून में किए गए संशोधनों का सहारा लेकर कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल से पूछे बगैर सोनाली की कोलकाता विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर पुनः नियुक्ति कर दी थी। राज्यपाल ने सोनाली की पुनः नियुक्ति में सहमति नहीं जताई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने स्वयं आदेश जारी कर पुनः नियुक्ति कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि विचाराधीन कैदी को हर तिथि पर अदालत में पेश करने का आदेश नियमित तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे लागू करने में व्यवहारिक तौर पर बहुत परेशानी आएगी। एक आरोपित का अदालत जाना पूरी आपराधिक व्यवस्था का मूल है। उक्त टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस SR भट्ट और जस्टिस बेलायत त्रिवेदी की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने कहा कि मैंने मुंबई की एक जेल का दौरा किया था और अब मुंबई जैसे शहर में 6 टर्मिनल हैं, तो सुनवाई के दौरान एक आरोपित को वर्चुअल माध्यम से पेश कर सकते हैं। वहां कई आरोपित है, लेकिन एक समय पर सिर्फ 6 व्यक्ति ही उसका फायदा ले सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मान लीजिए कि कई आरोपित हैं जिन्हें वर्चुअल माध्यम से भी पेश नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वे सभी निचले अदालतों का मामला को स्थगित करने के लिए बाध्य होगी। इसके बाद वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले लेंगे, तो पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।